उन्होंने जो 5 सवाल पूछे हैं मोदी जी को, ये जो 5 सवाल संघ को दिए हैं, ये संघ का ही वक्तव्य है। मेरा आकलन ये है कि यदि कल वोटिंग होता है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में बीजेपी 288 में से 50 सीटों पे सिमट जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी जो है, ये मोदी के एकलव्य है और मोदी से मतलब गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल संपूर्ण सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2। नमस्कार। गडकरी ने गुजरात लॉबी के खिलाफ खोलकर मोर्चा खोल दिया है। अमित शाह ने गडकरी के नागपुर में मीटिंग बुलाई, लेकिन गडकरी वहां पर मौजूद नहीं थे। बाकी सारे कद्दावर नेता थे, लेकिन गडकरी वहां पर नहीं थे। गडकरी ने यह कहा है कि चौथी बार भाजपा की सरकार नहीं आएगी। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि वो मजाक कर रहे थे, लेकिन गडकरी की इस बात में बहुत बड़ा संदेश है। दूसरी तरफ विपक्ष ने मोदी को हटवाने के लिए आरएसएस को लेटर लिख दिया है कि मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटना चाहिए। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मोदी को हटवाने के लिए लेटर लिखा है। 5 कड़े सवाल भी पूछे हैं। सर, नौकर को हटवाने के लिए मालिक पर प्रेशर बनाया जा रहा है। सर, तो क्या मालिक नौकर को हटाएगा, सेवक को रखा रहेगा या फिर बनाए रखेगा, क्या होगा? देखिए प्रज्ञा जी, मैं हमेशा कहता हूं, ये जो अरविंद केजरीवाल जी जो है, ये मोदी के एकलव्य है और मोदी से मतलब गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। ये बात हो गई। अब मोदी से 2 कदम आगे हैं। आप उन्होंने जो 5 सवाल पूछे हैं मोदी जी को, ये जो 5 सवाल संघ को दिए हैं, ये संघ का ही वक्तव्य है। उन 5 सवालों में एक सवाल भी ऐसा नहीं है जो संघ ने पहले कहा नहीं होगा। बिल्कुल। तेरा तुझको अर्पण। यदि आपने मुझे कहा कि अशोक जी आप बोलते समय ये मत कीजिए, फिर मैं आप ही को पूछूं, तीसरा आदमी आप ही को पूछेगा, प्रज्ञा जी बताइए अशोक जी को बोलते समय ऐसा बोलना चाहिए क्या? प्रज्ञा जी मना थोड़ी करेगी, क्योंकि प्रज्ञा जी ऑलरेडी बोल चुकी है इस बारे में। तो ऐसे सवाल पूछो जिसका उत्तर हाँ ही है। और ये उत्तर, इस प्रश्न ने दिल्ली को भी असहज कर दिया है और संघ को भी असहज कर दिया है। दूसरी बात, संघ के और केजरीवाल के रिश्ते हैं, क्योंकि जब केजरीवाल ने अन्ना का आंदोलन आगे किया, उसमें संघ का बहुत जबरदस्त हाथ था। जो चर्चा मैंने सुनी संघ के अंदरूनी सर्कल में कि केजरीवाल को अन्ना को इंट्रोड्यूस करने वाला ही संघ था। ओके। और फिर अन्ना तो अपना वाटरशेड मैनेजमेंट का काम करते थे, थोड़ा मोटा महाराष्ट्र के करप्शन के लिए बात करते थे। अन्ना को राष्ट्रीय लेवल पे ले आ जाने के लिए फिर ये जाके अन्ना के यहाँ गए कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं अन्ना के साथ। 15 दिन अन्ना के साथ बैठे, अन्ना को विश्वास में लिया और दिल्ली आया। मुझे याद है दिल्ली का रामलीला मैदान का वो ऐतिहासिक आंदोलन, जिसमें खाने के स्टॉल और ये सब संघ के लोग लगा के बैठे थे, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल के कंधे से गोली चलाई अन्ना को सामने रखते हुए। अन्ना, केजरीवाल उनके शाना निकला। केजरीवाल ने संघ के पूरे सोर्सेस यूज करके अन्ना के कंधे से गोली चलाई और अपनी राजनीतिक पे खड़ा कर दिया। और वो एक दिन बीजेपी के लिए भी तकलीफ होगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। यस। तो केजरीवाल के सवालों में कोई ऐसा नया नहीं है जो संघ ने पहले नहीं कहा। लेकिन इसको ऐसे देखा जा रहा है कि विपक्ष संघ पर दबाव बना रहा है मोदी को हटवाने के लिए। 75 साल वाला जो ब्रैकेट है वो बार बार याद दिला रहा है कि उम्र हो गई है, कब हटेंगे, रिटायरमेंट कब? देखिए, इसके पहले भी उसने कहा, ऐसा नहीं कि पहली बार कहा है, इसके पहले भी उन्होंने कहा कि भाई चुनाव खत्म होते से ही योगी हटेंगे। एक बात उन्होंने कही थी। वो दिल्ली और योगी के बीच के झगड़ों पे बात की थी। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री के मतलब नरेंद्र मोदी जी के बाद का झगड़ा चल रहा है, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वैकेंसी कहाँ है?
तो उन्होंने कहा कि 75 हो जाएंगे तो निकलना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि इनका कानून है। लेकिन अमित शाह ने एक बार फिर से दोहराया, इसके पहले भी बोला कि भाजपा के संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन जब भी इन दो गुजरातियों को किसी को निकालना होता है तो फिर उम्र का तगाजा बताते हैं, और किसी को जब रखना होता है तो फिर बोलते हैं कि भाजपा के संविधान में ऐसा काम नहीं है। तो फिर सुमित्रा महाजन जी को क्यों रिटायर्ड किया, अटल जी को क्यों, आडवाणी जी को घर बिठाया, जोशी को घर बिठाया, यशवंत सिन्हा को घर बिठाया, क्यों बिठाया भाई? उम्र के लिहाज से येदुरप्पा को बेइज्जत करके घर बिठा दिया, उम्र का तगादा देखिए। और अपने पे आगे तो उम्र नहीं, हो सकता है कल मोदी जी ये कहे कि भाई मैं अमर हूं, जैसा उन्होंने कहा कि मैं अजन्मा हूं, सीधा नॉन बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल, तो हो सकता है कल वो कहेंगे कि मुझे अमरत्व प्राप्त है। आखिरी अमरत्व प्राप्त वाला महाभारत में एक किस्सा निकला था, उसके बाद ये है। तो कुल मिलाकर केजरीवाल ने ऐसे सवाल पूछे जिसको नकारा नहीं सकता जी संघ, और ये संघ पे दबाव है कि संघ इस प्रश्नों का उपयोग करके आगे अपना खेल खेलेगा, ये संघ जाने। क्या संघ के हाथ में टूल दे दिया केजरीवाल ने? संघ कहेगा पूरा विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है जो बार बार हम ये कह रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है। तो कुल मिलाकर केजरीवाल का ये पूछना एक स्ट्रेटेजी के तहत था। मैं इसीलिए कहता हूं कि केजरीवाल बहुत तेज आदमी है, इसको लाइटली लेना नहीं चाहिए, और मोदी जी यही गलती कर गए उसको लाइटली लेके। तो 5 सवाल पता नहीं आपके पास है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। हाँ, तो 5 सवाल देखिए आप क्या कह रहे हैं। 5 सवाल, 5 सवाल आपको यही कहेंगे, और ये 5 सवाल कब कब संघ ने कहा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं 5 सवाल। बिल्कुल अशोक सर, लेकिन एक तरह से पूरा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है आरएसएस पर कि मालिक जल्दी से जल्दी सेवक को ठिकाने लगाए। भाई ये भी जानते हैं कि मालिक जो है, देखिए ये जो 5 सवाल है पहले उस पे आते हैं जी। पहला सवाल है, जिस तरह से मोदी जी ने देश भर में लालच देकर ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए सही या हानिकारक है? इस पे ऑलरेडी संघ ने एक स्टैंड ले लिया है कि ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बोला है। जिन नेताओं को मोदी शाह ने भ्रष्टाचारी का उसका बीजेपी में शामिल कर दिया गया, क्या मोहन भागवत जी को ऐसी कल्पना है? पहले सवाल का जवाब जब मैंने कहा कि संघ ने ऐसा स्टैंड ले लिया, मैं याद दिलाऊं, भोपाल में सरसंघ चालक ने ये बात कही थी कि बाहर के लोग अपने पार्टी में आएंगे तो क्या इस भाजपा की विचारधारा बनी रहेगी। उसके बाद अजित पवार पे तो बाकायदा उनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक सवाल उठाया कि अब अजित पवार जैसे भ्रष्टाचारी लोग अपने पार्टी के साथ होंगे तो फिर हमारी भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म हो जाएगी। बीजेपी आरएसएस के कोच से पैदा हुई है, और ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मोहन भागवत जी बताएंगे कि मोदी जी से सब करने से रोका, ये बात भी सही है। आज संघ और बीजेपी में यही तो झगड़े हैं। जो बीजेपी कर रही है वो संघ की कई लाइनें छोड़ के कर रही है। संघ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पैकेज में है, यदि वो संघ की 4 बातें कर रहे हैं तो 6 बातें अपनी भी कर लेंगे, तो संघ ने उसको दुर्लक्ष्य करना चाहिए। लेकिन संघ का जो मुख्य धड़ा है उसका कहना है कि हम दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा ये संघ के अधीन है, संघ के बराबर नहीं है। जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंख दिखाने लगा है? अब अरविंद केजरीवाल जी को कौन बताएंगे कि केरल में जो मीटिंग हुई प्रतिनिधि सभा की, उसमें क्या लताड़ पड़ी है बीजेपी। शायद संघ और बीजेपी के बीच में इतनी लताड़ कभी नहीं पड़ी होगी इसी बात को लेकर। और सर सबसे गुजरात लॉबी के सबसे बड़े दुश्मन संजय विनायक जोशी, जिनके एक सेक्स सीडी वायरल की गई थी जो बाद में पता चली कि ये झूठी है, फेक है, वो भी तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। नहीं, उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे भी आऊंगा। ऑलरेडी अपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कल परसों इस पे बहुत डिटेल डिस्कस हुआ, लेकिन आपने सवाल पूछा तो पूछूंगा। और आखिरी सवाल है कि अमित शाह जी कहते हैं 75 साल की रिटायर्ड होने वाला नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा, तो मोहन भागवत जी को पूछना चाहते हैं कि आडवाणी से लेकर तमाम नेताओं पे कैसा हुआ। अब ये 5 सवालों में संघ क्या जवाब देगा? सवाल ऐसे है प्रज्ञा जी जिसमें संघ को हाँ ही कहना होगा, और जब सब सवाल में आपकी हाँ है तो फिर ये आदमी यहाँ क्यों है? रही
संजय जोशी की बात। संजय जोशी मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली अध्यक्ष बनेंगे, उसका एक कारण है। अच्छा। संजय जोशी अंतिम पत्ता है, अंतिम शस्त्र है बीजेपी के पास। बीजेपी ने इन्हें एक चांस दिया है, संघ के पास, संघ ने इन्होंने एक चांस दिया है कि आप ऐसा एक अध्यक्ष का नाम दीजिए जो आपको भी सुटेबल हो और हमको भी सुटेबल हो। संघ को सुटेबल होने वाला आदमी कौन है? जो संगठन का नेतृत्व करे, जो पार्टी का नेतृत्व करे, जो सत्ता के दरबार में नृत्य ना करे और सत्ता को संगठन से नीचे रखे। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। जो कैडर बेस्ड पार्टी है, चाहे लेफ्ट हो या भाजपा हो, अपने देश में 2 कैडर बेस्ड पार्टियां हैं जिनका अपना कैडर है। इसमें संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन मुख्य होता है और सत्ता आती जाती रहती है, संगठन वही रहता है। जब भी सत्ता आती है वो संगठन के अनुशंसा से चलाता है। ये बात कांग्रेस में भी थी। जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था तो ये सोच के कि ये गूंगी गुड़िया है, ये संगठन के हाथ में खेलेगी, और ये हो भी रहा था। जब नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपना बनाया जी, और तब इंदिरा गांधी ने एज प्रधानमंत्री होते हुए एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़ा किया, वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी, और गिरी को जितवा लाया। उस दिन संगठन, कांग्रेस संगठन सत्ता के सामने इतना कमजोर हुआ और उसके बाद उस संगठन कभी भी सत्ता से ऊपर उठ नहीं पाया। वो कांग्रेस का संगठन कमजोर होने का टर्निंग पॉइंट था। भाजपा और संघ के रिश्ते तब तक ठीक थे जब तक अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे सीनियर लोग संघ चालक बनते थे। रज्जू बाबू तक ये संतुलन ठीक था। मोहन भागवत जी आने के बाद तो ये संतुलन बिल्कुल ही बिगड़ गया। जब आडवाणी जी प्रचारक थे, राजस्थान का पूरा प्रभार था उनके पास, तब मोहन भागवत जी ने संघ में प्रवेश किया, अकोला में शाखा में। इतना 20 साल का गैप था। तो वो संतुलन करने के लिए उन्हें जूनियर लोग ही चाहिए थे बीजेपी। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत ये नई टीम लाई गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये भस्मासुर बनेगा, उन्हीं के सर पे हाथ लगने जाएगा। मोदी जी तो को इसलिए लाए थे कि संघ ऊपर रहेगा और संगठन सत्ता नीचे रहेगी, लेकिन मोदी जी ने आते से ही बीजेपी का कांग्रेसीकरण कर दिया, संगठन को सत्ता के दरबार में नृत्य करने के लिए मजबूर किया। ऐसे में पार्टी खत्म हो जाएगी। कैडर बेस्ड पार्टियां टिक ही नहीं पाती ऐसे, क्योंकि आपका कैडर घर से निकलेगा नहीं जी। तो इन्हें एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो मोदी जी को भी नकेल डाले। मोदी जी ऐसा अध्यक्ष ढूंढ रहे हैं जो उनको भी नकेल डाले लेकिन उनके कहने में भी रहे। और यदि कोई नहीं हुआ और अब एक अंतिम निर्णय लेना ही है तो फिर संजय जोशी जैसा नाम यदि आगे आता है, संजय जोशी अध्यक्ष बनते ही मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, मोदी जी उस नेचर के इंसान है नहीं कि संजय जोशी के अंडर काम करे। तो कहीं इसीलिए तो नहीं अंदर अंदर ये दबाव बनाया जा रहा है कि संजय जोशी अध्यक्ष बन जाए, ताकि बिना कुछ कहे करे नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाए? कुछ लोग ये डर भी है उनको कि इससे विपक्ष को फायदा होगा यदि पार्टी स्प्लिट होती है। यदि कुछ लोग मोदी जी के साथ चले गए, 30-40 लोग भी चले गए तो एक पार्टी का नुकसान होगा। तो एक इसीलिए देखो, संघ को जल्दी नहीं होती, संघ बहुत स्लो चलता है, आराम से काम करता है। तो संघ धीरे धीरे इंतजार कर रहा है। एक लॉबी है जो राजनाथ सिंह को पुश कर रही है। तो उनको लगता है कि जो गडकरी जी जो संघ के प्रिय हैं तो कल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, तो अध्यक्ष भी राजनाथ सिंह को बनाना चाहिए। करेक्ट। अच्छा अशोक सर, ये बात भी तो है कि गडकरी भी तो नए नए ट्विस्ट लेकर के आ रहे हैं। हम संघ की बात कर रहे हैं, आपने संघ के प्रिय गडकरी जी की बात कही तो मुझे याद आ गया कि कुछ दिन पहले उन्होंने ये बात कही थी कि विपक्ष उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, और अब उन्होंने नागपुर में ये बात कह दी है कि चौथी बार भाजपा की सरकार नहीं आएगी। बाद में कहा उन्होंने, मैंने मजाक में कहा, लेकिन हर बात के पीछे कोई ना कोई संदेश होता है। मैं बता रहा हूँ, ये बात जो है बहुत पहले 2019 में ही उनको ऑफर था जी, तब भी उन्होंने कहा था, लेकिन मीडिया ने उठाया नहीं था। तब भी उन्होंने कहा था कि लोग बोलते रहते कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, हम साथ देंगे। लेकिन भाई मैं पूछता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? मैं संघ की लाइन छोड़ नहीं पाता। संघ ने जब यदि कल गडकरी को बोला संन्यास ले लीजिए, मैं मानता हूं आपको 5 मिनट नहीं लगेगा संघ संन्यास लेने में। एक मोहन भागवत जी ने बोला गडकरी आप संन्यास ले लो,
5 मिनट के अंदर एक ट्वीट आएगा कि मैंने आज से राजनीति से अभी से संन्यास ले लिया है, आई हैव सेंड माई रेजिग्नेशन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड मैं अब पूर्ण रूप से संन्यास राजनीति से, और एक शाम तक घर खाली कर देंगे। उस संघ के सिवा किसी के नहीं है, वो संघ के लाइन से चलेंगे। सत्ता का मोह उस आदमी को था, किसको नहीं होता। लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ उनका, चंद्रपुर से नागपुर आते हुए क्लासिकल कंसर्ट सुन के आ रहे थे, उसमें वो गाड़ी 3-4 पलटी खा के ये एडमिट हुए, मरते मरते बचे। तो उन्हें लगा कि अब मेरे को एक पुनर्जीवन है, इसलिए वो फिर डेवलपमेंट के काम, आप उनके भाषण सुनिए, वो लगातार नई नई बातें, नए नए आविष्कार की बातें करते हैं कि ये करके देखो, वो करके देखो, प्लास्टिक से सड़कें बनाओ, तो मैंने ऐसा किया, तो मेरे नागपुर में मैंने ऐसा किया, मैं ये ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। उनको लगता है कि कुछ करके जाओ, क्या है। तो सर, आप तो गडकरी जी को बड़े बड़े करीब से जानते हैं, तो गडकरी जी की इस बात के पीछे क्या संदेश है कि चौथी बार भाजपा की सरकार नहीं आएगी? चौथी बार उसमें ऐसा हुआ कि रामदास आठवले को एक अवार्ड मिला। अब मैं एक बात और इसमें आपको बता दूं, रामदास आठवले को जो अवार्ड मिला, वो अवार्ड मारवाड़ी फाउंडेशन ने दिया। देखिए, मारवाड़ी फाउंडेशन इस देश में आंबेडकर के नाम से अवार्ड देता है प्रज्ञा, और आंबेडकर की विचारधारा को बढ़ाने वाले को अवार्ड देता है। ये अपने आप में वो मारवाड़ी समाज का अवार्ड है, लेकिन देते हैं आंबेडकर के नाम से दलितों में काम करने वाले लोगों। ये मैं इस समाज को मैं साधुवाद देता हूं कि ये तो मारवाड़ी समाज मारवाड़ी को देता है, जैन समाज जैनियों को देखता है, मराठा समाज मराठों को देखता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अपने आंबेडकर के नाम से एक बड़ा अवार्ड, 1 लाख के ऊपर का अवार्ड है। तो इस बार उन्होंने रामदास आठवले को दे दिया। अब रामदास आठवले जो है, ये वेदर कॉक है, ये मौसम वैज्ञानिक है महाराष्ट्र के, वो हमेशा सत्ता में रहते हैं। तो उन्होंने उनको अवार्ड देते हुए कहा, अवार्ड देते हुए कहा कि भाई रामदास भाई, आप तो मौसम वैज्ञानिक हो, हमारी सरकार चौथी बार आए ना आए, लेकिन आप मंत्री बनोगे, चाहे किसी की भी आए। वो एक उनपे कसा हुआ तंज था। दूसरा, उसमें एक हिंट भी था। इस बार 240 पे आए, और मैं तो प्रज्ञा जी कहता हूं 180 पे आए, क्योंकि 79 सीट ऐसी है 79 में, जिसमें मशीनों पे जितने वोट गिरे उससे ज्यादा गिने गए, और उनमें से 60 सीटें बीजेपी के पास है। तो ये मशीनों से दी हुई गिफ्ट है 60 सीटें, तो ओरिजिनल बीजेपी 180 पे है। तो यदि आप इस पे आए, 180 पे यदि आते, मशीनें काम नहीं करती, तो 180 पे सरकार तो नहीं बना पाते आप। तो इसी बार लुढ़क गए थे। सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जिससे आप कहो कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। हर जगह हार दिख रही है। बैसाखियों पे चलनी हुई सरकार वही गलतियां कर रही है जो पिछले 2 बार से की। वही ईडी सीबीआई की धमकियां, वही अपने बाहर के आए हुए लोगों को तवज्जो, वही अडानी को पूरा देश बांटना, वही चल रहा है अभी। तो 2014 से लेके 2024 तक वही चल रहा है, और 24 के बाद यदि 29 तक वही चलेगा, तो उसके बाद सरकार आएगी कहां से? सवाल ये है। तो एक इनडायरेक्ट हिंट भी था कि आप सुधर जाइए, ऐसा मुझे लगता है। नागपुर में अमित शाह ने मीटिंग बुलाई, तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहे, लेकिन गडकरी वहां पर नहीं पहुंचे थे। इसके पीछे क्या आप देख रहे हैं? गडकरी, वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति से गडकरी को हमेशा बाहर ही रखा है। महाराष्ट्र की राजनीति में गडकरी जी को ना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पूछा जाता है। यहां तक कि उनका अपना टिकट भी कब दिया आपको याद होगा? सबसे आखिरी में दिया। उनको भी महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव है, गुजरात लॉबी बहुत एक्टिव है ना। अब उनको इन कैन प्रकरण गडकरी को महाराष्ट्र का फेस बनने नहीं देना है। उन्होंने फडणवीस को फेस बनाया। फडणवीस ने बता दिया कि पार्टी की हालत क्या है, सिंगल डिजिट पे आ गई। अब अमित शाह नागपुर में गए थे। उसके पहले जब अमित शाह नागपुर में थे, तो गडकरी जी को जम्मू कश्मीर का प्लान दिया गया था भाषण देने के लिए। तो वो अपने जम्मू कश्मीर में प्रचार में थे। ये जो गए थे, ये महाविकास आघाड़ी की बैठक लेने गए थे, महायुति आघाड़ी, महायुति की मतलब एनडीए गठबंधन की जी।
अब एनडीए गठबंधन के बैठक में गडकरी का कोई रोल नहीं, वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं, वो पार्टी के नेता नहीं सदन में, उनको वैसे भी बाहर रखा है। तो इसमें कौन था, इस मीटिंग में कौन था? अमित शाह थे, देवेंद्र फडणवीस थे, चंद्रशेखर बावनकुळे थे, अजित पवार थे और एकनाथ शिंदे थे। ये सीट शेयरिंग को लेके इशू था। फिर जैसा कहते हैं कि दिल्ली की चाबी उत्तर प्रदेश में है सत्ता की, वैसे मुंबई की चाबी विदर्भ में है। यस। जिसके पास विदर्भ उसके पास मुंबई। यदि सालों कांग्रेस वहां पे राज करती रही तो विदर्भ के 65 के 65 सीटें कांग्रेस की झोली में हुआ करती थी। इस बार विदर्भ में लोकसभा में 10 में से मात्र 1 सीट गडकरी की निकली, वो भी गडकरी थे इसलिए। गडकरी की जगह कोई होता तो वो भी सीट जाती। मतलब विदर्भ और मराठवाड़ा सुपड़ा साफ, 0/0 सन्नाटा। अब ये इन्होंने विदर्भ के जिला अध्यक्ष और इनको तमाम ऑफिस बेरर की मीटिंग बुलाई और उनको कहा कि किसी भी हालत में 65 में से 45 सीटें तो लानी ही होगी, तब जाके सत्ता में आएंगे। 45 सीटों का आप टारगेट देते हो, ये वैसा ही टारगेट है जैसा देश को आपने 370 का दिया था और 240 पे सिमट गए थे। मेरा आकलन यह है कि यदि कल वोटिंग होता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बीजेपी 288 में से 50 सीटों पे सिमट जाएगी। 50 सीटों पर, 50 सीटों पे, और बाकी जो लोग हैं अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिलके 25 ले लेंगे। तो कुल मिला के 75 से आगे ये नहीं जा सकती, ये 3 फिगर में नहीं पहुंच सकती तीनों पार्टियां मिलके, ये स्थिति। तो आप कितना भी कहो कि बस दिल से लड़ो, कौन लड़ेगा भाई साहब? आप उम्मीदवार कैसे दोगे, इस पर डिपेंड करता है। आपने इतना गंद फैला के रखा है कि कौन। तो मतलब महाराष्ट्र में गुजरात लॉबी के चेहरे पर जनता वोट नहीं देगी, ये बात बिल्कुल साफ है। अरे प्रधानमंत्री ने 17 रैली की, प्रज्ञा जी 17 में से 14 जगह हार गई, 3 जगह चुनाव जीती बीजेपी लोकसभा में, 3 में से 1 सीट एकनाथ शिंदे के बेटे की है, श्रीकांत शिंदे की कल्याण। वो तो जितवाना था क्योंकि उस सीट पे जितना पैसा खर्चा किया किसी सीट पे नहीं हुआ, और मुख्यमंत्री अपने बेटे को तो नहीं हारने देगा। फिर उनका गढ़ भी था, 1 सीट सातारा, प्रधानमंत्री जय गया वहां पे। अब वो सीट की इतनी यूनिक चीज है, वहां बीजेपी का उम्मीदवार 32,000 से जीता है और उनके शरद पवार का उम्मीदवार उनके खिलाफ था जो 32,000 से हारा। वो इसलिए हारा कि वहां एक आइडेंटिकल सिंबल दिया गया था इंडिपेंडेंट को। शरद पवार का सिंबल तितारी है, उसका सिंबल पिपाणी था, तो पिपाणी वाले को 38,000 वोट मिले। वो गलतफहमी में वोट दिया गया। एक जगह पिपाणी ने महाराष्ट्र में 1 लाख से ऊपर वोट लिए शरद पवार की समझ के, क्योंकि नया नया सिंबल अलर्ट हुआ है, उस सिंबल को स्प्रेड होने में टाइम लगता है जी। हालांकि शरद पवार जी ने इस बार लिख के दिया है कि भाई ये पिपाणी बंद करो, इस बार ये हमारे वोट खाती है। इलेक्शन कमीशन को कहा कि कंफ्यूजन बंद करो, तो वो सीट वैसी गई और एक पूना की सीट आई जो उनकी थी। तो प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट तो एक ही सीट पे मानो, पूना एकनाथ शिंदे की भी सीट छोड़ दो और सातारा की छोड़ दो, तो 17 में से 1 जगह पे लाए। 1 जगह प्रधानमंत्री ने जीवन में पहली बार महाराष्ट्र में रोड शो किया, विधानसभा में, मुंबई में, वो भी ऐसे इलाके में किया जहां गुजराती बहुल क्षेत्र है। वहां लोकसभा में जब नतीजे आए तो 28,000 से गड्ढा हो गया वहां पे। तो कहां चेहरा चलेगा जी। क्यों चलेगा चेहरा? जिसने मध्य महाराष्ट्र के मुंह के लोगों के मुंह के निवाला छीना हो, 2 बड़े बड़े उद्योग 1 लाख करोड़ वाले गुजरात ले गया हो महाराष्ट्र से जी। जो महाराष्ट्र से अपने बड़े बड़े ऑफिसेस गुजरात शिफ्ट कर रहा हो, तो महाराष्ट्र के इंसान, महाराष्ट्र का आदमी तो नफरत करता है इस बात से। तो ये तो नहीं चलेंगे। दूसरी बात वहां मीटिंग की ये थी कि विदर्भ के लोगों को उनको रिचार्ज करना था, इसलिए नागपुर में मीटिंग की और रात को 12:30 बजे तक सीट बंटवारे को लेके मीटिंगें चली, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं। अजित पवार भी पीछे हटने को तैयार नहीं। गडकरी का होना बहुत जरूरी था, लेकिन गडकरी वहां मौजूद नहीं। गडकरी उसमें क्या करते? गडकरी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, गडकरी विधानसभा के नेता नहीं है, गडकरी इन्फ्लुएंसर नहीं है। नहीं, नागपुर सांसद तो फिर वहां पे पूरे विदर्भ के बाकी सांसद जो हारे उनको भी बुलाते,
और मैंने पहले ही कहा कि गडकरी को तो प्रचार में भी बुलाएंगे कि नहीं पता नहीं। ये तो पिछली अपमान है बार भी सर, ऐसा ही हुआ था। ये तो जो आदमी आरएसएस का पार्टी, अपमान है सर। अरे मैंने नहीं, तो आरएसएस, देखो दो बातें हैं प्रज्ञा। मैंने हमेशा कहा आरएसएस से एक बात सीखने वाली है, वो है पेशेंस। आरएसएस की विचारधारा में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, लेकिन उनकी पेशेंस जबरदस्त है। वो बहुत स्लो चलते हैं, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो पूर्ण रूप से अपने पाले में आने देते हैं और फिर स्ट्राइक करते हैं। ये जो केंद्र की बदतमीजी जो गुजरातियों की बहुत दिनों से हो रही है संघ के साथ, लेकिन संघ इंतजार कर रहा था कि 240 पे कब आते। जब ये अपने मेजोरिटी से नीचे आ गए, तब जाके संघ ने टेटुआ पकड़ा। ये इसका कच्चा चिट्ठा है टोटल। तो सर एक बात और, ये जो बात कही जा रही है कि क्या गडकरी और अमित शाह के बीच प्रधानमंत्री बनने को लेकर के रेस बहुत तगड़ी हो गई है, क्या इस बात पे कुछ दम है? अमित शाह अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार समझते होंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ समझते हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कल मोदी जी को यदि पूछा जाए कि आपका जाना तय ही है, आप किसको बना के जाओगे, तो अमित शाह का नाम है। अच्छा, ये बात भी तय है। किसका नाम लेंगे? वो किसी का भी नाम ले सकते हैं जी, वो राजनाथ का नाम ले सकते हैं। उनको राजनाथ सूट होता है कि जो राजनाथ जी कहते हैं कि भाई 29 के चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। जी, ऐसा ये क्यों नॉन कह रहे हैं आप बायोलॉजिकल सर, है। लेकिन नहीं, इसलिए कि इन दोनों के बीच में बहुत, अब जमुना में बहुत पानी बह गया है। अच्छा, और इसकी शुरुआत आप जिस लखनऊ में बैठी है, जो आपकी राज्यपाल है, उसके बेटी के घर गुजरात में जो इनकम टैक्स की रेड हुई, वहां की शुरुआत हुई। सर एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछती हूँ, अगर मान लीजिए कि आरएसएस अमित शाह या फिर गडकरी में से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नाम आगे बढ़ाता है, तो फिर किसका नाम आगे बढ़ाएगा? पलड़ा किसका भारी देख रहे हैं? और एक बात और सर, जैसे गडकरी ने ये बात कही कि विपक्ष उनका साथ देगा, क्या विपक्ष दबाव बना करके किसी को आगे कर सकता है? इसमें किसका पलड़ा भारी होगा? क्या गडकरी का भारी होगा? इस चीज को समझना चाहूंगी। देखिए, गडकरी का तो पलड़ा भारी होगा ही। अमित शाह के साथ लोग इसलिए है कि वो डरते हैं अमित शाह से। डर के आप लोगों को साथ में रखोगे, और जब आप कमजोर पड़ते हो तो यही लोग आप पे हमलावर हो जाते हैं। जी, यदि गडकरी का नाम, देखिए संघ तो अमित शाह का नाम दे ही नहीं सकता, संघ तो गडकरी का ही नाम प्रोजेक्ट करेंगे। एक गलती संघ ने की, बार बार क्यों करेगी? और जब गडकरी का ही नाम सपोज करेंगे, तो क्या इंडिया गठबंधन के कुछ नेता गडकरी के साथ आ जाएंगे? अक्रॉस द पार्टी लाइन आपके कितने संबंध किसके साथ है? तो गडकरी तो कह चुके हैं कि विपक्ष उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। अरे भाई, कांग्रेस भी कल मदद करेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ही मंत्री की बढ़ाई की है सदन में, वो गडकरी। बिल्कुल सही। ऐसी सरकार चाहिए जो बदले की भावना से काम नहीं करे। ऐसी सरकार चाहिए, ऐसा लोग चाहिए जो संविधान में विश्वास रखे। तो मतलब हर महीने में नितिन गडकरी का पलड़ा भारी है, चाहे विपक्ष का दबाव हो, चाहे आरएसएस। देखिए, बहुत पलड़ा भारी है जी, लेकिन ये किस्मत होती है प्रज्ञा जी। अभी भी किस्मत है सर। मैं किस्मत इसलिए मानता जब आरएसएस साथ है, पूरे विपक्ष साथ है। एक बहुत बड़ा, देखिए होता क्या है, हर आदमी का नेचर है, मेरा एक नेचर है, आपका एक नेचर है। तो पिछली बार जब ये दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए इनके लिए पार्टी के संविधान में बदलाव करके जी दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए देना पड़ा, और कुछ लोगों ने बीजेपी के ही गडकरी के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड करवाई रातों रात। यस। यदि गडकरी उस टाइम ये कहते कि इनकम टैक्स ने रेड कर दी, कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, और वो फॉर्म भर के चुनाव लड़ लेते, तो इतिहास बदल जाता। क्योंकि गडकरी जी विदर्भ से आते हैं, और विदर्भ के लोगों को बहुत जल्दी अपनी अहमियत पे और अपने अहम पे, गडकरी ने कहा तुम मेरे से रेड करते हो, जाओ मैं अध्यक्ष पद नहीं लेता, अब मैं पहले इससे फ्री होकर दिखाऊंगा। क्या हुआ? पूर्ति में जितनी इनकम टैक्स की रेड हुई,
क्या हुआ उसमें? कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। केजरीवाल जी ने बहुत आरोप लगाए गडकरी पे, अध्यक्ष होते तब। मामला कोर्ट चला गया, केजरीवाल ने माफी मांगी गलत बोलने के लिए, और गडकरी ने बड़ी उदारता के साथ माफ कर दी, अपने घर में बुला के खाना खिला के माफ कर दिया। जी जी। तो गडकरी तो पाक साहब, जिन्होंने आरोप लगाए वो लोग ही माफी मांग रहे थे, और क्या करें? मैं कौन होता हूं सर्टिफिकेट देने वाला? मैं तो ढूंढता ही हूं। मैं तो कईयों को कहता हूं कि कुछ कागज मिले तो मुझे बताइए, अशोक वानखेड़े पहला आदमी होगा। और कुछ नहीं मिला मुझे। तो जिस दिन नागपुर में भयानक बादल फट गया और पूरा नागपुर पानी के नीचे जलमग्न हुआ, जी। और उस दिन मैं नागपुर में था, आंखों देखा हाल मेरा। 9 बजे मैं एयरपोर्ट पे लैंड हो गया, मुझे होटल पहुंचने में 4 बज गए शाम के। तब मैंने पूरी तरह से लताड़ा। मैंने कहा कि गडकरी को क्या अधिकार है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर की गारंटी लेने का? आपको शर्म नहीं आती? आप बड़े बड़े दावे करते हो कि इतना रोड बनाऊंगा और इतना रोड बनाऊंगा। जो आदमी अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं सुधार कर सकता, वो देश का क्या सुधार करेगा? पूरा नागपुर पानी के नीचे है। आप नगर निगम, राज्य सरकार मत बोलिए, आप सांसद है, आप क्या कर रहे हैं? जी। यहां हम कोई किसी का साथ लेने के लिए थोड़ी बैठे। गडकरी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो कल अपन गडकरी के खिलाफ बोलना मतलब गडकरी की विवेक निकालना शुरू कर देंगे। सवाल सत्ता को पूछेंगे ना। कल प्रज्ञा जी आप मुख्यमंत्री बन जाएगी तो आप भले ही कहेगी कि वानखेड़े जी हमारे साथ बैठते थे, बताओ आप कैसी किसी बातें करने लगे हमारे बारे में। अरे सर, हम कहेंगे कि भैया प्रज्ञा जी अब आप मुख्यमंत्री है, सवाल के जवाब तो आप देगी ना। अरे सर, उत्तर प्रदेश सवाल में पूछने की जिम्मेदारी निभाएंगे। ये इतना तो पूछेंगे। बिल्कुल। जनता के शब्दों को, वेदनाओं को शब्द कौन देगा? सही बात है सर। यदि हम भी सरकार के दरबार में नृत्य करने लगे तो फिर ये गलत है ना। इस फील्ड में नहीं आना चाहिए पत्रकारिता। ये बात तो है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये तो लाभार्थी अपने आप विपक्ष बन जाता है, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं सरकार से। जब कभी सरकार बदलेगी तो जो विपक्ष में होगा वो लाभार्थी होगा। यही शब्द थे मेरे, बिल्कुल राहुल गांधी जी को यही शब्द थे मेरे, कि वी आर फाइटिंग टू सेव द नेशन, कांग्रेस बाय डिफॉल्ट इज अ बेनिफिशियरी। यस, एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने कहा आई एग्री। मैंने कहा यूपीए के समय आपने तकलीफ नहीं दी, ऐसा मत सोचिए। राइट। आपको सवाल पूछे तो आपके लोगों ने भी बहुत गालियां दी। सही बात है सर। और लगातार आप सत्ता में रहे। हम तो बीजेपी में दोस्त है, सबसे ज्यादा फ्रेंड्स मेरे बीजेपी में दोस्ती, क्योंकि मैं हमेशा विपक्ष का, पत्रकार विपक्ष का साथी होता है। बिल्कुल सही बात है। तो जितने साल विपक्ष में रही बीजेपी, उसके हम साथी रहे, तो हमारी तो बहुत अच्छे रिलेशन है। अच्छा आजकल के स्पोक्स पर्सन क्या जाने, ये जो कल के बच्चे हैं जो आके स्पोक्स पर्सन बन के झगड़ा कर लेते हैं और आप हमको मालूम है कांग्रेस की कैसी। अरे आपने जाना क्या भाई? आपके पिताजी को पूछो, जब वो स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे तब उनके कंधे से कंधा रख के हमने काम किया है। बिल्कुल सही बात है सर। सर एक चीज, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि हमने महाराष्ट्र की राजनीति की बात करी, लेकिन बिहार की तरफ नहीं देख रहे हैं। बिहार में तो अभी साल भर है चुनाव होने में, लेकिन देखिए एक्टिव वहां भी गुजरात लॉबी बहुत भयानक है। कारण क्या देख रहे हैं सर? क्या नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत परेशान की हुई है क्या? नीतीश कुमार की चुप्पी परेशान कर रही है, और मैंने पहले दिन से कह रहा हूं मैं कि ये जो है एक लगातार वो चल रहा है, क्या ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस, 2014 के 2024 के चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया, क्योंकि वो जानते हैं हमको 280 कैसी भी हालत में करने जी। तो 280 जब आप करेंगे तो उसके लिए सॉफ्ट टारगेट कौन है? जनता दल यूनाइटेड जी। तो जिस दिन सरकार बनी उसके पहले से ऑपरेशन लोटस वहां चल रहा है। और ऑपरेशन लोटस कैसा होता है, उसका एक बेहतरीन डॉक्टर अशोक चौधरी है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे वहां पे। बाद में वो जनता दल यूनाइटेड गए, और जनता दल यूनाइटेड में बड़े मंत्री है और खास है उसके नीतीश जी के। अब वो दिल्ली आते हैं, बिरला जी से मिलते हैं, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब से मिलते हैं, फिर एक ट्वीट करते हैं, और मैं कविता ट्वीट करते हैं, वो मैं सुना के आपको फिर ये दर्शकों पे छोड़ दो क्या है। अशोक चौधरी का ट्वीट करता है, कहता है बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए,
एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ में कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें छोड़ दीजिए। ये ट्वीट नीतीश कुमार के लिए था, बिल्कुल। उनके खास आदमी का। और मुकेश सहनी, जिनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी नीतीश ने, ये सोच के कि ये अपने साथ आएगा, उन्हें सबसे पहले इस ट्वीट का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश जी कविता को समझिए, अब तो छोड़ दीजिए, अब तो छोड़ हमें आने दीजिए। दीजिए, अब तो छोड़ जी, दीजिए। चलिए ये है बहुत बिहार। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, हम फिर मिलेंगे अगली नई चर्चा में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।